Good morning, students. In today's session, we are going to discuss about electric flux and Gauss's theorem, and we'll be discussing one of the applications of the Gauss's theorem. So let us just begin. Before we proceed, I just want to recall you all the concepts that we have studied so far. So let us just take a quick recap. Students, just give it a look. As you can see, we have found that charge is a source of force, electric force as well as electric field. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्विकली आपको एक एक बार इन सब चीज़ों के जो एक्सप्रेशंस हैं फॉर्मूले हैं दैट आई कीप ऑन टेलिंग यू अबाउट चार्ज। स्टूडेंट्स चार्ज कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स जो हैं जिस जिस भी फॉर्मूले में चार्ज आता है उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्रिसाइजली चार्ज कैलकुलेट करने के लिए दो मेन मेथड हमने देखे थे. वन वाज using the quantization of charge, that charge is equal to n times e, where n is the number of electrons which have been shared and e is the charge of each electron. उसके अलावा हमने एक मेथड पढ़ा था that was in the sharing of charge by conduction में हमने क्या देखा था कि अगर दो चीज़ों के ऊपर चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 एंड दे कम इन कॉन्टैक्ट और वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो वहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा आफ्टर कॉन्टैक्ट दोनों पे जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वली डिवाइडेड, दैट वी हैव लर्नड. तो चार्ज कैलकुलेट करने का ये मेथड था. इसके अलावा हम जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है उसको यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं. जो ये फोर्स का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का फॉर्मूला है, उसको यूज़ करके भी चार्ज फाइंड कर सकते हैं. सो दीज वर द मेथड्स दैट वी कैन यूज़ टू फाइंड आउट द चार्ज. After that, as we know, charge is a source of electrostatic force as well as electrostatic field. तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है. फोर्स के बारे में we have already done कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स जो है दैट कुड बी फाउंड यूजिंग दी Coulomb's law. And after that we have learned that force can also be found on a charge if we know in what kind of electric field it is lying. तो हमें अगर ये पता है कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज पड़ा है तो वी कैन यूज़ द फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू E टू फाइंड आउट द फोर्स. अब जो दूसरा इफेक्ट है चार्ज का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह के चार्ज की वजह से है, उसमें से दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे सिलेबस में. वन इज़ ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस एंड सेकेंड इज़ ड्यू टू कंटिन्यूस चार्जेस. अब स्टूडेंट्स जो हमने पहले भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब क्या होता है, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस. देयर कुड बी 1 charge, 2 charge, 10 charges, 20 charges, there are countable number of charges. अब आप लोगों को पता होगा जो ये कूलम्स लॉ है ये एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के ऊपर, और इसी को यूज़ करके हमने पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड किया था, दैट वाज E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूला है क्योंकि ये कूलम्स लॉ से ही आया है तो दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर दी पॉइंट चार्जेस. तो अगर हमने डिस्क्रीट चार्जेस के लिए पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो अगर एक चार्ज है तो वी कैन डायरेक्टली यूज़ दी फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर. अगर दो चार्जेस हैं या दो से ज़्यादा चार्जेस हैं तो हम हर एक चार्ज का फील्ड फाइंड करेंगे यूजिंग फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर. एंड आफ्टर दैट वी विल हैव टू अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑलराइट, सो अगर पॉइंट चार्ज की बात करें या डायपोल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं दोज चार्जेस आर एक्चुअली दी point charges. As a result, we can make use of this formula for a single charge, and for multiple charges we can make use of superposition principle. तो डायपोल के दो केस हमने किए हैं, फॉर द पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन एंड फॉर द पॉइंट लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. तो दोनों केसेस में क्योंकि वो जो सिस्टम है वो डिस्क्रीट चार्जेस का है, डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू डिस्क्रीट चार्जेस, तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में दो से ज़्यादा चार्ज हैं तो भी यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट वी हैव अनदर काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड एट एन अर्लियर पॉइंट. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, इंस्टेड से वी आर हैविंग अ लाइन, से अ वायर, एंड वी हैव गिवन इट सर्टेन चार्ज, and that charge has got distributed over that wire, or maybe we are having a sheet,
Say we are having a metal sheet and we have given it certain charge which has got uniformly distributed over it. So that is also a continuous charge distribution. Or maybe I am having a sphere or a cube which is having charge over it. All right. So these kind of situations, they are not like point charges, they are not the discrete charges, they are instead called continuous charge distributions. As we know, Coulomb's law is applicable only to the point charges. Therefore, the formula that we get from Coulomb's law, that is kq by r square, that is applicable for finding electric field due to the point charges. So that formula will not be applicable for finding electric field due to continuous charge distributions. For these situations where we have to find electric field due to linear charge distribution, surface or volume charge distribution, for them we need to find out some other method. One method could be we just take a very small part of it and then we keep on applying Coulomb's laws related formula and then we finally integrate it, but that is going to be very cumbersome process. Instead, today we will learn a very simple method for finding the electric field due to such continuous charge distribution, that is by making use of Gauss's theorem. So let us just begin. But before we move on to Gauss's theorem, we need to discuss a little bit about area vector. So let us see what is area vector. You must be surprised to know that I have written here area vector. Till now in all your previous classes, you have always been understanding area as a scalar quantity. एरिया को हम कभी भी उसकी डायरेक्शन के साथ मेंशन नहीं करते हैं. We simply say the area of the square is say 10 centimeter square and that's it. We never mention a direction along with it. But for the sake of mathematical convenience, sometimes it is useful to consider area to be a vector. So what are those situations where we consider that? You will see in the due course. At the present time, I am only going to tell you what would be the direction of area vector. So let us just begin. So small area of surface can be represented by a vector. Okay, that's fine if it is a vector, but that in that case it must have a direction. So let us see what would be its direction. So I'm considering certain surface S as it has been shown here. Then I consider a very small portion of that surface which I call as ds. The outward perpendicular to this surface. Outward perpendicular means what? Now suppose if you are looking at this screen, if I draw an arrow which starts from the screen towards your face, screen से शुरू होके आपकी face की तरफ जो vector draw होगा, that would be called as the outward perpendicular and that is the direction of area vector. तो area vector की direction surface के along नहीं होगी. The direction of area vector will be perpendicular to the surface. Alright, so in that case we will consider it to be area as a vector. Now as you could see, there has been written n cap. N cap is only a unit vector to represent the direction of area vector. You can write it as S cap also, that is entirely a symbol, but whichever way you want you can use it. So what we have learned that area vector is in the direction outward perpendicular to the surface area. Therefore vector can be written as ds into n cap, where n cap tells you the direction and that direction is specifically outward perpendicular to the surface. All right, so let's move on. Now we are going to discuss about a very important quantity that is called electric flux. Remember students, you can get a question in exam like what do you mean by electric flux? Is it a scalar or a vector quantity? Write down its SI units. So it's a commonly asked kind of question. So let us discuss about it. Electric flux linked with any surface is defined as total number of electric lines of force that normally pass through that surface. It is nothing but the count of electric lines of force which are crossing through a given area. एक given area में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही हैं जब हमने एक इमेजिनरी एरिया सपोज किया है एक ऐसे रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. ऑलराइट, लेट मी शो यू व्हाट डज इट मीन. See, I'm considering a certain kind of electric field. The distance between electric lines of force shows the strength of field that we have already learnt. Now let me consider some surfaces here and let us see on what factors will the count of electric field lines depend. So let me consider
two different kinds of surface areas. One surface area I consider to be this way, and second surface area I'm going to consider a little this way. Alright students, I'm considering the same surface. It is the same surface. In the second situation, it has got slightly tilted. There is no other difference. Alright. So if I consider in this particular case, if I'm considering it to be a circle and say its surface area is 10 centimeters square, then the same thing applies here as well. So what you can see in the first situation, the number of field lines which are crossing through that area is 4. But in the second situation, that number reduces to 2. If I keep on rotating this area and ultimately so that its surface becomes parallel to the field lines, then what will happen? No field lines will be crossing through it. All the field lines will become parallel. तो सारी field अगर मैं एरिया जो है वो इस तरह से टिल्ट कर दूँ, इसे पैरेलल कर दूँ इसके, तो what do you see? The field lines will not be crossing through it anymore. Those will simply be going parallel. तो अब हमने क्या कहा है कि फ्लक्स क्या है? The total number of field lines that normally pass, they must pass through it. That is what is the requirement. So here in this case, that count is 4. Here in this case, the count is 2. And here in this case, that count is 0. So what do you see? The area vector in this particular case would be in this direction. In this particular case, area vector will be outward perpendicular in this direction. And here in this case, area vector would be in this direction. तो आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड की एक गिवन वैल्यू के लिए फॉर अ गिवन सरफेस एरिया कितनी लाइंस उसमें से क्रॉस करेंगी, वो सिर्फ एरिया और फील्ड पे नहीं डिपेंड करता है, वो उन दोनों की रिलेटिव ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है. दैट मीन्स टू से मैथमेटिकली व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वैसे वैसे लाइन ज़्यादा क्राउडेड होंगी, तो स्ट्रेंथ पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा. सेकेंडली, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सर्फेस एरिया through which we are counting the number of lines, and third, it depends upon the angle between electric field and area vector. So that is the third thing. So combining these three, let us see how does it go. Clearly बेटे आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है? जब area vector और field दोनों पैरेलल हैं, यहाँ पे ये फील्ड की डायरेक्शन है और ये जो है यहाँ पे ये हमने एरिया वेक्टर मान रखा है. जब फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, उस सिचुएशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें से क्रॉस करेंगी. और जब वो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया है, एज यू कैन सी इन द थर्ड सिचुएशन, जब वो परपेंडिकुलर हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया वेक्टर, तो उस सिचुएशन में नो फील्ड लाइंस विल क्रॉस. तो इसका मतलब है कि जो एंगल वाला कोफिशिएंट, यहाँ एंगल वाला जो कंपोनेंट कंसिडर होगा, दैट शुड वेरी फ्रॉम 0 to 1. और वो 1 कब होना चाहिए? जब एंगल 0 डिग्री है बिटवीन फील्ड एंड एरिया, और 0 कब हो जाना चाहिए? व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री. सो क्लियरली दैट इज द बिहेवियर ऑफ cos. So let us see how do we write electric field, electric flux. So flux through a small area element ds due to field at an angle theta with ds is given by d phi is equal to, phi is the symbol used for flux, d phi is equal to E dot ds, or it could be written as E ds cos theta. Clearly you can see when theta would be 0 degree, at that time flux would be maximum, and when theta is 90 degree, the flux would be minimum, that will be equal to 0. Therefore, as you can clearly see, it is a dot product, and E dot ds is a small value of flux. If we have to find out the total value of flux for whole of the area, then we'll have to go for integration. Therefore, total flux will be equal to E dot ds surface integral equal to E ds cos theta, or that is equal to E dot s. It's a dot product. Clearly, because it is a dot product, it must be a scalar. It will not have any direction. Okay, students, let me tell you another thing here. Till now, what you have learnt, that is what we call as the linear integrals. Generally, if I write it something like f dx integral, that integration is over certain length x. Or if I write v dt integral, that integration is of certain time over certain time t.
But when I talk about over certain surface area, now surface area is a two-dimensional thing. So when I calculate the integration, when I say something like E ds integral, this ds contains both two dimensions basically. That ds would be something like dx into dy. अगर मान लो कि मैं कोई रेक्टेंगल यहाँ पे सपोज कर रही हूँ या कोई भी ऐसी शेप सपोज कर रही हूँ, ये रेक्टेंगल मैंने परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ स्क्रीन सपोज किया है, जिसकी एक साइड जो है एक्स एक्सिस की तरफ है और दूसरी साइड जो है वो वाई एक्सिस की तरफ है। तो जो ये सरफेस एरिया होगा दैट वुड बी अलोंग टू डायमेंशंस। तो बेसिकली जो इस तरह की इंटीग्रेशन है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है with two integrals. Those who are the math students, they will see this thing in their math subject as well when they will study about integration. तो जब सरफेस के ओवर इंटीग्रेशन होती है तो दो इंटीग्रल्स होते हैं, और जब वॉल्यूम के ओवर इंटीग्रेशन होती है, अगर मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी f है जिसकी वॉल्यूम के ओवर इंटीग्रेशन हो रही है, तो यहाँ पे तीन इंटीग्रल्स आ जाते हैं विच शो दैट इंटीग्रेशन विल बी डन ओवर थ्री डायमेंशंस। हालांकि whenever we'll come across any surface integral or volume integral in physics part, we will generally be not using this notation. Instead, we'll simply be using single integral. However, if it is written ds here, that clearly means that integration is over certain surface area. And along with that integral, if you see a circle like this, that circle represents that integration is over a closed surface. And if along with dx or dl there is a closed circle like this, that shows the integration is over a closed curve, over a closed length, right? Closed length means what? अब मान लो कि मेरे पास जो ये कोई वायर है, इस वायर में सपोज करंट फ्लो कर रहा है और इसके अराउंड मैंने ये सर्कुलर एक लूप सपोज कर ली है जिसकी एक छोटी सी लेंथ मैंने सपोज की है से dl. सो व्हेन आई से समथिंग लाइक एनीथिंग से a डॉट dl, मैंने कुछ a डॉट dl कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेशन ओवर लेंथ है, तो लेंथ कैसी मैंने ली है सर्कल की, तो ये dl का जब मैं इंटीग्रल सॉल्व करूँगी तो टोटल लेंथ मेरे आंसर में आएगी 2πr। ठीक है, तो dl अगर यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल है यानी कि मुझे पूरी क्लोज लेंथ को कंसिडर करना है। सिमिलरली अगर सरफेस की बात की जाए तो टोटल क्लोज्ड सरफेस को हमें कंसिडर करना है। अब क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या होता है? अब एक सर्कल जो है वो एक क्लोज्ड सरफेस नहीं है। क्लोज्ड सरफेस विल बी अ सफियर, सफियर एक क्लोज सरफेस है। इट वुड बी अ क्यूब, एक क्यूब जो है वो भी एक क्लोज सरफेस है। एक सिलेंडर दैट इज ऑल्सो अ क्लोज सरफेस एंड सो ऑन। तो अगर इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस है तो मुझे ये टोटल सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा, जो कि सफियर के केस में होगा 4πr², क्यूब के केस में होगा 6 × l², और इसके केस में होगा दैट विल बी 2πr(h) + 2πr²। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया मुझे कंसिडर करना पड़ेगा एज पर माय रिक्वायरमेंट। जब भी मुझे ओवर द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन करनी है तो मुझे पूरी क्लोज्ड सरफेस का एरिया जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? हालांकि हम 2 इंटीग्रल या 3 इंटीग्रल यूज़ नहीं करेंगे एज पर आवर ओन कन्वीनियंस। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बट it is a property of a vector field. And the last one, the SI units, very important, Newton meter square per coulomb. Be very careful. This electric field was in Newton per coulomb and this is in meter square. Cos theta does not have any units, therefore it will become Newton per coulomb into meter square. That turns out to be Newton meter square per coulomb. Alright, so let us begin with Gauss's theorem. Students, before I start with it, I want to tell you it's a very important topic, Gauss's theorem and its application. If you look at the previous year question, for 90% of the times you will see some question from the Gauss's theorem in your final CBSE examination. Therefore, it's a very important topic. So you must learn it very carefully. The question generally can be in the form of direct question, like a derivation question in 3 to 5 mark questions, or it can also be a numerical question. So all those parts we will discuss. So Gauss's theorem, the surface integral of electric field intensity over a closed surface in free space is equal to 1/ε0 times the net charge enclosed within the surface.
See students, what is this thing? There are two particular things which I have highlighted in red. One is closed surface, second is charge enclosed. What does it say? It says surface integral of electric field intensity. Surface integral of electric field intensity would be something like E into ds, this thing. Over a closed surface, it would be this thing. In a free space is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed. अब स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को याद हो, इसी थोड़ी देर पहले हमने ये चीज़ डिस्कस की है, ई डॉट डी एस, ये चीज़ क्या है? ये फ्लक्स है. दिस इज़ अ स्मॉल वैल्यू ऑफ फ्लक्स. तो अगर मैं इसकी टोटल की इंटीग्रेशन करती हूँ तो जो चीज़ मुझे पता लगेगी दैट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस. तो ये तो पूरी जो सेंटेंस स्टार्टिंग में लिखा है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इन फ्री स्पेस. तो ये स्टार्टिंग वाली जो पूरी लाइन है, इसका मतलब बेसिकली क्या है? टोटल फ्लक्स. आप इसको इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हो, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन फ्री स्पेस. तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू किसके लिए? क्लोज्ड सरफेस के लिए किसके बराबर होगी? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस. इसका मतलब क्या है? मान लो कि यहाँ पे कुछ चार्ज पड़ा है Q, और उसके अराउंड मैं ये एक क्लोज्ड सरफेस सपोज कर लेती हूँ विच इज़ अ सफ़ियर. तो इस सफ़ियर के केस में अगर मुझे इस सफ़ियर के थ्रू टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना, मुझे पता है कि जो ये चार्ज है इसकी वजह से फील्ड लाइंस होंगी इस तरह से, रेडियली आउटवर्ड होंगी, और मुझे ये फाइंड करना है कि कितनी फील्ड लाइंस इस सफ़ियर को क्रॉस कर रही हैं, यानी कि कितना फ्लक्स इस सफ़ियर को क्रॉस कर रहा है. तो ये लॉ क्या कहता है कि जो ये क्वांटिटी है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो न्यूमेरिकली किसके बराबर है? फ्लक्स के बराबर है. वो चीज़ किसके बराबर होगी? नेट चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. इस सफ़ियर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसकी टोटल वैल्यू ले लो और उसे एप्सिलॉन नॉट के साथ डिवाइड कर दो. दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स. लेकिन स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर दी क्लोज्ड सरफेसेस. और चार्ज कौन सा होना चाहिए? जो उस सरफेस के इंटीरियर में पड़ा है. वो क्लोज्ड सरफेस हम अपनी इमेजिनेशन से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सारे का सारा चार्ज वो होना चाहिए जो उस सरफेस के अंदर है. तो उसकी वजह से फ्लक्स, ये लॉ से हमें पता लगेगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कब एप्लीकेबल होगा? जब जो सरफेस हमने सपोज की है सारा चार्ज उसके इंटीरियर में है और वो सरफेस जो है वो एक क्लोज्ड सरफेस है, देन ओनली इट विल बी एप्लीकेबल. अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे एक चार्ज दिया हुआ है और मुझे उन्होंने फ्लक्स कैलकुलेट करने को कहा इस चार्ज की वजह से, तो मेरा आंसर जो होगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्योंकि ये जो सरफेस है ये एक क्लोज्ड सरफेस नहीं है. क्लोज सरफेस कब होती? अगर मैं इसको एक कंप्लीट करके यहाँ पे पूरा एक क्यूब बना देती, तो उस सिचुएशन में वो क्लोज सरफेस होती, तो वो पूरी सरफेस के थ्रू फ्लक्स जो होता Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता. अगर वो ओपन सरफेस है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. राइट, रिमेंबर दिस थिंग. गॉसियस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें क्लोज्ड सरफेस हमें लेनी पड़ेगी, तब तक ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होगा. सो द surface integral of electric field intensity over any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed. अब net charge का मतलब क्या है? अगर मान लो 2, 3, 4, 5 चार्ज हों उस सरफेस के अंदर, तो हमें उन सब चार्जेस का टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दैट वैल्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द टोटल फ्लक्स. राइट, अब फ्लक्स कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? वी हैव लर्न दैट फ्लक्स इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, और फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक बड़ा आसान तरीका हमने, स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ना भी लूँ तब भी ये फ्लक्स ही रहेगा, लेकिन तब ये वैल्यू इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी. ठीक है, रहेगा तब भी ये फ्लक्स ही, लेकिन वो फ्लक्स जो होगा वो किसी ओपन इंटीग्रल के, ओपन सरफेस के अक्रॉस होगा, और वो वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर नहीं होगी. लेकिन अगर मैंने क्लोज सरफेस के ओवर लिया है तो गॉसियस थ्योरम अप्लाई होती है, तो ये वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट है. राइट, अब फ़ायदा क्या है? अगर मैं ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर दूं और उसके बाद मैं इंटीग्रेशन की वैल्यू भी सॉल्व कर दूं, तो मुझे E की वैल्यू Q के टर्म्स में पता लग जाएगी, और अगर मुझे Q पता है तो मैं E की वैल्यू निकाल सकती हूँ. दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द गॉसियस थ्योरम. इसी चीज़ को हम आगे यूज़ करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस थ्योरम में. हर सिचुएशन में हम E डॉट ds को सॉल्व करेंगे और E की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे.
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल देंगे और वहाँ से हमें ई की वैल्यू पता लग जाएगी. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ गॉसेस थ्योरम. आज एक एप्लीकेशन करेंगे हम गॉसेस थ्योरम की, अगली दो जो होंगी वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. सो लेट अस मूव ऑन फर्दर. So the total flux which is equal to E dot ds closed surface integral is equal to 1 by epsilon naught times summation qi. Summation का मतलब क्या है, जितने भी चार्जेस हैं टोटल का सम. आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, q net, नेट चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज surface. To apply the Gaussian theorem, we make use of Gaussian surface, which is a closed surface around a charge distribution such that the field intensity have a single fixed value at every point on the surface. जनरली स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए होती है इसे अप्लाई करने के लिए, तो हम एक सरफेस अपनी तरफ से इमेजिन करते हैं हाइपोथेटिकली. दैट सरफेस इज कॉल्ड एज द गॉसियन सरफेस. वो गॉसियन सरफेस कोई भी क्लोज सरफेस हो सकती है, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल एंड सो ऑन. हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी शेप को चूज करेंगे. सो नेक्स्ट इज सम एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन जो कभी बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं वो आपको साथ में यहाँ पे बता देना चाहती हूँ टू कैलकुलेट द फ्लक्स. एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का ही है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं मैं बता रही हूँ, आई एम जस्ट कंसिडरिंग. ये मान लो कि एक स्क्वायर शेप की शीट है जिसकी लेंथ आपको बताई हुई है एल दोनों तरफ. ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है और यहाँ पे कोई चार्ज बताया हुआ है Q. और क्वेश्चन है कि Q चार्ज का फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर सरफेस कितना होगा, फाइंड इट्स वैल्यू. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम गॉसियन थ्योरम सीधी तौर पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो सरफेस दी हुई है वो क्लोज्ड सरफेस नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा. अब स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्क्वायर है, अगर ऐसे ही 5 स्क्वायर में और सपोज कर लूँ कि वो पूरे चार्ज को इनक्लोज कर लें, एक साइड में यहाँ पे सपोज करूँ, एक यहाँ सपोज करूँ, एक ऊपर सपोज करूँ, एक सामने और एक पीछे सपोज करूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा. देन इट विल बिकम अ क्लोज्ड सरफेस. अब उस क्यूब की सारी साइड्स एग्जैक्टली एक जैसी हैं और जो ये चार्ज है उसके मिडल में पड़ा है. तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारे पास टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब होगा वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहाँ पे जो गॉसियन थ्योरम है वो एप्लीकेबल है. अब क्योंकि ऐसी 6 सर्फेसेज हैं जिनके थ्रू मिला के ये टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हर एक सिंगल पार्ट के थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू होगी थ्रू ईच पार्ट, दैट विल बी इक्वल टू 1/6 ऑफ दिस टोटल वैल्यू. ठीक है. तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर शेप सरफेस दी है और उसके ऊपर चार्ज दिया है, तो आप उसके सराउंडिंग में 5 और सर्फेसेज सपोज करोगे ताकि वो एक कंप्लीट क्यूब बन जाए और पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स आप गॉसियन थ्योरम से फाइंड करोगे और उसके बाद उसे 6 सर्फेसेज में डिवाइड कर दोगे. दिस कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल्स. अनदर एग्जांपल कुड बी, एक इस तरह से भी क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया है. दे गिव यू 2 सर्फेसेज. दिस इज सम सरफेस S1. इसके अंदर मान लो 2 चार्जेस पड़े हैं, Q1 एंड Q2. इनकी वैल्यू आपको दी हुई है और उसके बाद वो उसके बाहर से एक और सरफेस आपको दे देते हैं, से S2, और यहाँ पे इसके अंदर कोई चार्ज पड़ा है Q3 और एक चार्ज यहाँ बाहर पड़ा है Q4. ठीक है. वो आपको बोलते हैं कि जो S1 सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू जो है वो phi1 है और जो S2 सरफेस है उसके थ्रू जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू जो है वो phi2 है. तो क्वेश्चन ये है कि phi1 ओवर phi2 की वैल्यू सॉल्व करो. अब स्टूडेंट्स, आपने क्या ख्याल रखना है कि जब भी आपने गॉसियन थ्योरम अप्लाई करनी है तो हमने चार्ज कौन सा लेना है, जो एनक्लोज्ड है विद इन द सरफेस. तो अगर मैं S1 सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल रही हूँ तो चार्जेस कौन कौन से इनक्लोज्ड हैं, Q1 एंड Q2. तो phi1 की वैल्यू जो होगी Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू है phi1 की. और phi2 के केस में जब मैंने सेकेंड सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो Q3 चार्ज तो इसके अंदर है ही है और Q1 और Q2 जो हैं वो भी इसके अंदर ही हैं. तो 3 चार्जेस हैं S3 के अंदर और वो चार्जेस कौन से हैं, Q1, Q2 एंड Q3. तो यहाँ पे फ्लक्स निकालने के लिए मुझे तीनों चार्जेस लेने पड़ेंगे, Q1, Q2, Q3. अब Q4 चार्ज जो है वो कहाँ पे होगा, हमें चार्ज वो लेने हैं जो इनक्लोज हैं. जो Q4 चार्ज है वो ना तो फर्स्ट सरफेस के अंदर है ना सेकंड के अंदर है, तो वो फ्लक्स में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. तो इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके हम इसकी रेशियो निकाल सकते हैं. तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया हुआ है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसियन थ्योरम. 3 एप्लीकेशंस हैं स्टूडेंट्स इसकी. उनमें से फर्स्ट एप्लीकेशन हम आज डिस्कस करेंगे, अगली 2 जो होंगी वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे.
So first is the electric field intensity due to an infinitely long straight charged wire. अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके लिए वी मेक यूज़ ऑफ द गॉसेस थ्योरम। तो यहाँ पे हमें एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। एंड स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल फॉर द वायर विच इज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग। उसकी लेंथ की बात नहीं की हुई है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। एंड अनदर थिंग इज इट मस्ट बी वेरी थिन। थिन मतलब कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज नेग्लिजिबल, एज का जो डायमीटर है दैट इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ। इट्स अ वेरी थिन वायर एंड इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो हम यहाँ पे एक वायर सपोज कर लेते हैं जो कि चार्ज है और उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वो एक्सटेंडेड है। सो लेट अस थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका फील्ड कैसा होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे इसके सराउंडिंग में फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टेस्ट चार्ज। इसके सराउंडिंग में यहाँ पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखती हूँ तो वो क्या करेगा? यहाँ से दूर जाएगा इस तरह से, यहाँ पे रखती हूँ इस तरह से दूर जाएगा, नीचे रखती हूँ तो इस तरफ जाएगा, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रखती हूँ इससे दूर रिपेल होगा। अगर यहाँ पे ये वायर नेगेटिवली चार्ज होती है, सारे एरोज जो थे वो इनवर्ड हो जाने थे। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट इसके ऊपर रख लूँ, ऊपर मतलब ये वायर और आपके फेस के बीच में कहीं पे मैं एक टेस्ट चार्ज सपोज करूं तो वो टेस्ट चार्ज आपके फेस की तरफ आएगा, और अगर वायर के नीचे रख दूं तो वो आपसे अवे जाएगा। इसका मतलब है कि इसके सराउंडिंग में एक पूरा जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम मैं सपोज करूं, उस पूरे वॉल्यूम के अंदर ये जो फील्ड लाइंस हैं वो एग्जिस्ट करेंगी सिलेंड्रिकली, राइट। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वायर का दैट वुड बी सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उस सिचुएशन में हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमने गॉसियन थ्योरम को यूज़ करके फील्ड फाइंड करना है तो हमें एक गॉसियन सरफेस सपोज करनी पड़ती है। गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके हर एक पॉइंट के ऊपर फील्ड जो है वो सेम रहना चाहिए। तो सेम फील्ड रखने के लिए और हमें सरफेस भी कैसी चाहिए? क्लोज चाहिए। और स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि हमें एंगल भी उसका कांस्टेंट चाहिए। एंगल मतलब उसका चेंज नहीं होना चाहिए। किसके साथ? फील्ड के साथ। उसका सरफेस एरिया का एंगल फील्ड के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कंसिडर करते हुए हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस सपोज की है विच इज़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ताकि उसकी एक्सिस जो है वो इस वायर के साथ मैच कर जाए। तो ऐसी हमने गॉसियन सरफेस सपोज कर ली है। यहाँ पे एक सफ़ियर क्लोज सरफेस नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम सफ़ियर मानते तो उसका फील्ड जो है वायर का वो हर जगह पे सेम नहीं होना था। तो यहाँ पे हमने जो सिलेंडर सपोज किया उसकी रेडियस हमने मान ली है r और उसकी लेंथ मान ली है l। स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस थिंग, ये लेंथ वायर की लेंथ नहीं है, ये गॉसियन सरफेस की लेंथ है। हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस की है। फाइनल आंसर में ये एलिमिनेट होनी चाहिए, क्योंकि हमें वायर की लेंथ नहीं लेनी है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस की लेंथ भी हमने खुद इंट्रोड्यूस की है, तो दैट शुड गेट एलिमिनेटेड। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं 3 स्मॉल सरफेस एरिया सपोज करने लगी हूँ। सम सरफेस एरिया ए, जैसा कि आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, उसका एरिया वेक्टर जो है वो क्लियरली टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड है। और इस ए पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड की है कि ये वायर का फील्ड किस किस डायरेक्शन में होगा, तो फील्ड जो है दैट इज़ डाउनवर्ड्स। तो क्लियरली यहाँ पे जो फील्ड है और सरफेस एरिया है ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एट पॉइंट ए। देन वी कंसिडर अनदर पॉइंट बी। तो बी पॉइंट के ऊपर जो एरिया वेक्टर है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे भी जो ई और डी एस हैं दे आर परपेंडिकुलर। एंड द थर्ड पॉइंट आई एम कंसिडरिंग सी विच इज़ ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। वहाँ पे एरिया वेक्टर जो है वो अपवर्ड्स है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपवर्ड है। तो सी पॉइंट के ऊपर जो ई और डी एस हैं दे आर पैरेलल। Alright, now considering the situation, now I'm going to apply the Gauss's theorem. So what does the theorem say? It says that flux is equal to E dot ds over the closed surface equal to Q by epsilon naught. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे Q कौन है? कौन सी चीज़ है? यहाँ पे जो इतनी लेंथ है वायर की, ये जो इतना पोर्शन है वायर का जो कि इस सिलेंडर के अंदर आ रहा है, दैट इज़ दिस मच लेंथ। ये जो लेंथ है वायर की, इसके ऊपर जितना भी चार्ज है दैट चार्ज वी हैव कंसिडर टू बी क्यू। हमें कौन सा चार्ज चाहिए? जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड हो। तो क्यू चार्ज कौन सा है? जो कि सिलेंडर के इनसाइड है।
तो ई डॉट डी एस, अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर दोनों को इक्वेट करके ई की वैल्यू निकालेंगे। यही रूल हम अप्लाई करेंगे आगे वाली एप्लीकेशंस में भी, कि हमें पहले लेफ्ट साइड का जो इंटीग्रल है उसको सॉल्व करना है, फिर राइट साइड वाली टर्म को सॉल्व करना है और उसके बाद इन दोनों को हमने इक्वेट कर देना है। आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब जो इक्वेशन 1 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करने लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 वो क्या है, ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैंने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे डॉट प्रोडक्ट को ओपन करना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन जो थीटा की वैल्यू है उसी को कंसिडर करने के लिए हमने 3 पॉइंट सपोज किए थे, ए बी एंड सी। क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो पूरी क्लोज सरफेस के ऊपर सेम नहीं है। अगर मैं इस सिलेंडर की साइड कैप्स को कंसिडर करूं तो साइड कैप्स पे क्या हो रहा है, साइड कैप्स पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और जो कर्व्ड सरफेस है वहाँ पे ये एंगल जो है वो 0 डिग्री का है। तो कंसिडरिंग दैट पॉइंट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस क्लोज इंटीग्रल को 3 ऐसे इंटीग्रल्स में सॉल्व करना पड़ेगा जहाँ पे हर जगह पे एंगल सेम रहे। यहाँ पे मैं पूरी कर्व्ड सरफेस के लिए इकट्ठा ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं कर सकती हूँ क्योंकि एंगल की वैल्यू चेंज कर रही है। तो यहाँ पे मैं 3 सरफेसेस सपोज करने लगी हूँ। फर्स्ट सरफेस में लूँगी दैट इज़ दिस साइड कैप, सेकेंड सरफेस ये होगी और थर्ड सरफेस होगी जो कि कर्व्ड सरफेस है। तो ये 3 पार्ट्स में हम इस इंटीग्रल को डिवाइड कर देंगे। सो ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू, हमने पहला इंटीग्रल लिया है ओवर द सरफेस ए, दूसरा लिया ओवर द सरफेस बी और तीसरा लिया है ओवर द सरफेस सी। 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स नोटिस करो यहाँ पे इंटीग्रल के ऊपर सर्कल नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस हो रही है ये सरफेस क्लोज्ड सरफेस नहीं है। अब क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं है तो यहाँ पे सर्कल जो है वो इसके ऊपर सर्कल नहीं लगा हुआ है। अब हमने डॉट प्रोडक्ट को पहले ओपन करना है कॉस थीटा की वैल्यू को कंसिडर करते हुए। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, फॉर सरफेस ए हमें दिख रहा है कि जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, बी के लिए यहाँ पे भी 90 डिग्री और सी के लिए जो एंगल है वो कितना है 0 है। तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी 90 कॉस 90 की वजह से, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म सर्वाइव करेगी। और यहाँ पे कॉस की वैल्यू जब हम 0 डाल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ई इंटू डी एस इंटीग्रल। अब ds के इंटीग्रल का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने छोटा सा सरफेस एरिया सपोज किया था ds। जब मैं सारे ds एरिया जितने भी इस पूरी कर्व्ड सरफेस के ऊपर सपोज कर सकूं वो सारे कंसिडर करके उन सबको ऐड कर दूंगी तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू द टोटल इंटीग्रल ऑफ ds के इंटीग्रल का मतलब सारे ds एरियाज जो हैं उन सबको ऐड कर दो, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल। तो जब ये सारे एरियाज को ऐड कर दिया जाएगा तो वो टोटल एरिया कितना आएगा, जितना कर्व्ड सरफेस एरिया है इस सिलेंडर का दैट इज 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पे जो हाइट है वो हमने मानी हुई है एल, देयरफॉर इट विल बी 2 पाई आर एल। सो ई इंटू 2 पाई आर एल। तो ये हमने जो इक्वेशन 1 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है इंटीग्रल को। अब हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और दोनों को इक्वेट करना है। अब जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, q बाई एप्सिलन नॉट। अब q किसके बराबर है स्टूडेंट्स, हमने आपके जो स्टार्टिंग वाले पोर्शंस हैं लेक्चर्स के वहाँ पे हमने डिस्कस किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर ये वायर है इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, मान लो कि इस वायर के ऊपर टोटल चार्ज है q और इसकी लेंथ है l, तो जो क्वांटिटी लेमडा है वो क्या होती है q बाई एल। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी लेमडा इंटू एल। तो यहाँ पे Q की वैल्यू हमने क्या डाल दी, लेमडा इंटू एल। हमने इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी सपोज की हुई है लेमडा। तो राइट हैंड साइड जो इंटीग्रल का है वो क्या आ गया, लेमडा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलन नॉट। अब इक्वेशन 1 में दोनों चीज़ों को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो व्हाट डू वी गेट दिस। तो L के साथ L कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दिस वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलन नॉट लेमडा बाय आर। अब हमें क्योंकि पता है कि 1/4 पाई एप्सिलन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में आ जाए 4 पाई एप्सिलन नॉट, राइट। अदरवाइज जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो भी आप लर्न कर सकते हो। नीचे वाले का फ़ायदा ये है कि आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी रहेगी क्योंकि आपके पास 1/4 पाई एप्सिलन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू पता है।
अब स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है, ई की वैल्यू ना तो क्यू पे डिपेंड कर रही है ना एल पे डिपेंड कर रही है, एज लॉन्ग एज लेमडा इज कांस्टेंट। तो इतनी ही लेमडा की वैल्यू के लिए वायर की लेंथ से इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और वायर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ई की वैल्यू डिपेंड कर रही है लेमडा पे और इन्वर्सली आर पे। पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। डायपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब था, और जो वायर है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो यहाँ पे आर की जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, उस चीज़ को आपने नोटिस करना है। ओके, सो द नेक्स्ट इज इन वेक्टर फॉर्म अगर हमने लिखना है तो इट वुड बी दिस वे। रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फॉर द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड्स। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। ए वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये भी आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। गॉसियन सरफेस का अगर हम साइज बड़ा कर दें, छोटा कर दें, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, फ्लक्स की वैल्यू पे भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है, उसके अराउंड ये फील्ड लाइंस हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं गॉसियन सरफेस ये सपोज कर लूँ तब भी 5 ही लाइन क्रॉस कर रही हैं, गॉसियन सरफेस यहाँ सपोज कर लूँ तब भी लाइंस 5 ही क्रॉस कर रही हैं, एंड सो ऑन। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि फ्लक्स की वैल्यू जो है वो गॉसियन सरफेस की साइज पे डिपेंड नहीं करती है। अब क्योंकि फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है तो एज अ रिजल्ट जो फील्ड है वो भी डिपेंड नहीं करेगा। ओके, सो लेट मी शो यू ग्राफिकली हाउ डज दिस फील्ड चेंज। अगर हम ग्राफिकली शो करें तो स्टूडेंट्स जो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का इफेक्ट होता है वही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ले रही हूँ और डिस्टेंस इस तरफ ले रही हूँ, तो जो ग्राफ आएगा दैट विल बी अ सी शेप ग्राफ लाइक दिस, राइट। सो दिस शोज इन्वर्सली inverse dependence of electric field on R. Okay, so with this we have finished with the topic that we have to study, and now we are going to move on to some of the practice questions. So first one is electric field in a certain region of space is this. Calculate the flux due to this field over an area of this. Students, ये मैं यहाँ पे सिर्फ हिंट्स ही दूंगी आपको। आपको जो फील्ड की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है, ये बेसिकली आई कैप है, ये 4j कैप है, -4k कैप है, और इस सारी वैल्यू के साथ एक कांस्टेंट चीज़ चल रही है 10 की पावर 5, और साथ में आपको एक एरिया दिया हुआ है, वो भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज़ 2i कैप -j कैप इंटू 10⁻²। दिस इज़ इन मीटर स्क्वायर, दिस इज़ इन न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट्स में है। तो जो फ्लक्स की वैल्यू है वो हमें क्या पता है, दैट इज़ इक्वल टू E.A। तो आपने इन दोनों चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है, और ये जो कांस्टेंट है ये सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऑलराइट, एंड दैट विल गिव यू द आंसर इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। So come to second question. A point charge, this is at the center of a cubical Gaussian surface, this much on edge. What is the net flux through the surface? Students, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा ही यहाँ पे गॉसियस थ्योरम अप्लाई होगी एंड यू विल गेट योर आंसर। तो दिस आई एम लीविंग फॉर यू ओनली। नेक्स्ट इज कंसिडर द यूनिफॉर्म फील्ड दिस। सी स्टूडेंट्स, द फील्ड इज गिवन एज 3 × 10⁻³ आई कैप। तो ये डायरेक्शन बताई हुई है, फील्ड जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू दिस फील्ड फॉर अ स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन द प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ये सपोज कर लेती हूँ, से दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। z बेसिकली परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन है। तो जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और उसके बाद आपको क्या बताया है, प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। तो जो YZ प्लेन है इनके पैरेलल वाला जो सरफेस एरिया होगा दैट हाउ विल इट लुक लाइक, इसके पैरेलल वाला जो सरफेस एरिया होगा दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये सरफेस एरिया, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो आपने उसके थ्रू वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, फ्लक्स की। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा फर्स्ट सिचुएशन में वो क्या बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो होगा वो भी आई डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होगा, आई कैप सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है सरफेस एरिया की, तो ये आई कैप के फॉर्म में आ गया। अब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे और डॉट प्रोडक्ट फाइंड करके आपको फ्लक्स पता लग जाएगा।
दूसरी सिचुएशन में क्या है, द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब एंगल जो है वो ज़ीरो नहीं है और आपके पास सीधा आई जे के कैप के फॉर्म में भी नहीं है, तो अभी आपको फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करना पड़ेगा, ई डॉट एस। एस की वैल्यू आपको बताई हुई है, ई की वैल्यू आपको बताई हुई है और एंगल जो है वो आपको बताया हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट को आप सॉल्व करोगे और फाइंड कर लोगे। ख्याल रखना है कि आपके पास एरिया वेक्टर का एंगल होना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया है, नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया, वही तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। अगर आपको सीधा प्लेन का एंगल दिया होता है एक्स एक्सिस के साथ तो वो थीटा नहीं था, हमें किसका एंगल चाहिए, एरिया वेक्टर का। और एरिया वेक्टर का एंगल कौन सा होता है, जो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो। ऑलराइट, सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी में भी इसके जैसे क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ड्यू टू चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड दिस इज एज शोन वेयर अल्फा इज इक्वल टू दिस। और आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपने फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। राइट, क्वेश्चन इज फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब। तो आपने इस क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे जो फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको दिया हुआ है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स आई कैप। यहाँ पे आई कैप लिखा नहीं हुआ है, तो फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। राइट, अब आपने क्या करना है, क्योंकि फील्ड वेरिएबल है तो जो फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर होगी और इस पॉइंट पे होगी वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पे कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो नंबर अलग होगा, और यहाँ पे कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो नंबर अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि फील्ड की वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर मुझे इनिशियली इस पॉइंट के ऊपर फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो इस पॉइंट के ऊपर फील्ड की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू x1। अब x की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी है, 0.1 मीटर, दैट विल बी 0.1। यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू डाल देंगे तो हमें न्यूटन पर कूलम में फील्ड की वैल्यू पता लग जाएगी। और अगर इस पॉइंट के ऊपर मुझे फील्ड निकालना है तो यहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी अल्फा इंटू x2। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर यहाँ तक था और 0.1 मीटर यहाँ तक है, तो टोटल कितनी हो गई, 0.2। तो इस तरह से करके हमें यहाँ पे भी फील्ड की वैल्यू पता लग गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पे दो सरफेसेस हैं, एक के थ्रू लाइन एंटर कर रही हैं, एक के थ्रू लाइंस एग्जिट कर रही हैं, और नंबर लाइंस का जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं मान लो कि फ्लक्स की वैल्यू मान लेती हूँ φ1 और यहाँ पे मान लेती हूँ φ2। जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, तब उसके फ्लक्स को माना जाता है पॉजिटिव। और जब चार्ज नेगेटिव होता है तो उसकी फील्ड लाइंस अंदर एंटर करती हैं, तो वहाँ पे फ्लक्स को माना जाता है नेगेटिव। तो मुझे टोटल क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों फ्लक्स का डिफरेंस। तो टोटल फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू φ2 माइनस φ1। φ2 कैसे निकालेंगे और φ1 कैसे निकालेंगे, पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू डाल के ई निकालेंगे, उसके बाद इसका सरफेस एरिया, ये जो क्यूब दिया हुआ है उसकी हर एक साइड जो है वो 0.1 है, तो उसकी हर एक साइड का सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो। और वो निकालने के बाद आप φ1 और φ2 की वैल्यू निकालोगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वहाँ से आपके पास नेट फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसके साथ ही एक क्वेश्चन होता कि टोटल चार्ज भी निकालो इसके थ्रू, तो फ्लक्स की वैल्यू को क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर दोगे और वहाँ से टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। क्लियरली आपको दिख रहा है, क्योंकि राइट साइड वाली जो साइड है वहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा है, तो नेट फ्लक्स जो होगा वो आउटवर्ड होगा और टोटल चार्ज इस क्यूब के अंदर जो आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। जो असाइनमेंट है उसमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे, साथ में कुछ एक और क्वेश्चंस भी होंगे। मेक इट श्योर यू सॉल्व देम टाइमली एंड देन सेंड देम बैक टू मी। अगर कोई डाउट होगा तो देन आई विल गिव यू अनदर एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।